गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार। यस। देखो, कल अपन पढ़ रहे थे व्युत्क्रम वचन के निष्पादन के नियम, यही टॉपिक चल रहा था हमारा। तो उसके अंदर कुछ रूल्स हमने लिख लिए थे। कितने लिखे थे आपने, कौन से पॉइंट पे थे? समय सार तत्व चल रहा था शायद। समय सार तत्व है उसका, आई थिंक पॉइंट नंबर 1 कर लिया था। पॉइंट नंबर 2 लिखो, चलो लिखना। समय सार तत्व नहीं है। समय सार तत्व नहीं है और समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता। तो इसमें क्या होगा, अनुबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ हट जाने की मांग की जा सकती है। सिर्फ हट जाने की मांग की जा सकती है। सिर्फ हट जाने की मांग की जा सकती है। नोट डाल के लिखना। अचल संपत्ति, अचल संपत्ति व बंधक के मामले में समय सार तत्व नहीं माना जाता। समय सार तत्व नहीं माना जाता। क्या पॉइंट है हमारा, वो समझेंगे हम। हमारा मेन टॉपिक हम लग रखे हैं व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन के नियम। व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन के नियम में ये नियम हमारा क्या कहता है कि यदि समय सार तत्व है और समय पर कार्य पूरा नहीं किया तो अनुबंध व्यर्थ नहीं है। कल पढ़ा था। तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, दूल्हे को रिसेप्शन के लिए कोट चाहिए, उस दिन ना मिले तो उसकी इच्छा पर व्यर्थ नहीं होगा। अब क्या ले रहे हैं, समय सार तत्व नहीं है और समय पे कार्य पूरा नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है भाई, देखो समय महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मान लो अचल संपत्ति है और बंधक भी हमेशा किसकी होती है, अचल संपत्ति की होती है। अचल संपत्ति महंगी आती है, करोड़ों में आती है। तो थोड़ी बहुत देर हो भी जाए तो इसके लिए आप अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकते। ज़्यादा ज़्यादा क्या ले सकते हो, हट जाने। जैसे आपको बिल्डर ने बोला, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मकान बना के रेडी देगा 1 अप्रैल को, नहीं दे पाया, आपको वो दे रहा है 1 मई को, तो आप इसके लिए अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकते। क्या ले सकते हो, सिर्फ हट जाने। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, समय सार तत्व नहीं है, समय पे कार्य पूरा नहीं हुआ तो यहाँ पर अनुबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ हट जाने की मांग की जा सकती है। और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जहाँ माना जाता है कि समय सार तत्व नहीं है, अचल संपत्ति और बंधक। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, आप लिखो इसी में पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी लगाना इसमें। समय सार तत्व है, समय सार तत्व है परंतु परंतु वचन ग्रहीता
समय बीत जाने के बाद भी निष्पादन स्वीकार कर लेता है। वह हट जाने की मांग नहीं कर सकता, वह अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता, वह अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता, वह हट जाने की मांग भी तभी कर सकता है जब उसने सूचना दी है। हट जाने की मांग भी तभी कर सकता है जब उसने सूचना दी है। ये पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? समय सार तत्व है, परंतु वचन ग्रहीता समय बीतने के बाद भी निष्पादन स्वीकार कर लेता है। समय सार तत्व है मतलब अनुबंध में सपोज करो लिखा हुआ है कि काम पूरा करना है 10 मार्च को। समय सार तत्व हो गया कि नहीं हो गया बताओ? समय महत्वपूर्ण है, अनुबंध में लिखा हुआ है, परंतु 10 मार्च तक वचनदाता कार्य पूरा नहीं कर पा रहा, तो वचन ग्रहीता कहता है कोई बात नहीं, तुम 10 तक नहीं कर पा रहे, तुम तो 15 तारीख तक कर दो। वचन ग्रहीता समय बीत जाने के बाद भी निष्पादन स्वीकार कर लेता है। ठीक है, वो कहता है 10 तक नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तुम तो क्या कर लो 15 तक कर लो। पर जैसे ही बेटा आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो ना उसको, आपका उपचार छिन जाता है। अब आप इस अनुबंध को समाप्त नहीं कर पाओगे। और हट जाने भी कब मिलेंगे आपको? जब आपने सूचना दी है। जैसे मान लो अगर वचन ग्रहीता कहता है कोई बात नहीं 10 मार्च की जगह कितने मार्च तक कर दो, 15 मार्च तक, परंतु मैं हट जाने लूँगा, तब तो हट जाने मिलेंगे, वरना हट जाने भी नहीं मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ना तो अपने रिस्क पे देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो अपने रिस्क पे देते हैं। याद रहेगा क्या बताओ बेटा? तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा है समय के बारे में। समय सार तत्व है, समय पे कार्य पूरा नहीं हुआ व्यर्थ नहीं है। समय सार तत्व नहीं है, समय पे कार्य पूरा नहीं हुआ, अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकते। क्या ले सकते हो? सिर्फ हट जाने। जहाँ पर अचल संपत्ति और बंधक की बात चल रही है वहाँ समय सार तत्व नहीं माना जाता। और जहाँ पर वस्तु के मूल्य में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, अंश है, ठीक है, तो वहाँ समय को सार तत्व माना जाता है। तीसरा पॉइंट बोलता है समय सार तत्व है, अनुबंध में लिखा हुआ है, परंतु वचन ग्रहीता समय बीतने के बाद भी निष्पत्ति स्वीकार करने को तैयार है, तो अब उसका उपचार छीन लिया जाएगा। अब वो अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता। हट जाने भी तब मिलेंगे जब सूचना दे दी है। याद रहेगी क्या बात? बताओ बेटा। इसके बाद में अगला नियम कौन सा नियम है? पॉइंट नंबर बताना। 6 आएगा, डालो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डालना, असंभवता। असंभवता, असंभवता वाला पूरा पॉइंट लेकिन मैंने तुम्हें कल बता दिया था, याद करो। असंभवता दो तरीके की, प्रारंभिक असंभवता, बाद की असंभवता। प्रारंभिक असंभवता शुरू से असंभव है, बाद की असंभवता बाद में किसी घटना के घटने के कारण, परिस्थितियों में बदलाव के कारण, कानून के परिवर्तन के कारण असंभव हो जाता है, तो बोलते थे बाद की असंभवता। धारा नंबर लगती है 56। ठीक है, इसके अंदर देखो हमने प्रारंभिक असंभवता में कल आपको 3 केस बताए थे। पक्षकारों को जानकारी है, पक्षकारों को जानकारी नहीं है, और सिर्फ वचनदाता को जानकारी है। वो पूरा पॉइंट दिया हुआ है दोबारा से व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन के नियम में। तो एक पॉइंट सिर्फ हेडिंग डाल के लिख लेना, असंभवता, असंभवता, और लिख लेना पहले से ही अपन इसे कवर कर चुके हैं। असंभवता का टॉपिक कल करा दिया था तुम्हें। असंभव कार्य वाले व्युत्क्रम वचन ये हम ले चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो भी आ रहा है, आई थिंक आपने मुझे पॉइंट नंबर 7 बताया है, तो मैं वही ले रही हूँ। व्युत्क्रम वचन
व्युत्क्रम वचन जिसका एक भाग वैधानिक है और दूसरा भाग अवैधानिक और दूसरा भाग अवैधानिक। एक भाग वैधानिक है और दूसरा भाग अवैधानिक। कैसे? देखो, वचन जो है उसके दो भाग हैं। एक तो है तुम्हारा कानूनी यानी कि वैधानिक भाग, और एक है गैर कानूनी यानी कि अवैधानिक भाग। और अगर इन दोनों को पृथक करना संभव है तो वैधानिक वाला भाग तो वैध बन जाएगा और अवैधानिक वाला भाग जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। कब? जब आप इन्हें पृथक कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर अपन पृथक नहीं कर सकते तो क्या होगा? पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाएगा यदि पृथक नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं आया बताओ? धारा 24 आई थी, उसके अंदर पढ़ा था तुमने। एक अनुबंध के या प्रवचन के दो भाग है, एक तो है वैधानिक और दूसरा अवैधानिक, और अगर पृथक नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा अवैधानिक यानी कि व्यर्थ माना जाएगा। पढ़ा था ना अपन ने? ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर है, अगर आप पृथक कर सकते हो तो वैधानिक वाला भाग वैध, अवैधानिक वाला भाग व्यर्थ, और अगर नहीं कर सकते तो पूरे का पूरा व्यर्थ। एक एग्जाम्पल से समझो, वही एग्जाम्पल बताती है जो आपको आईसीआई में भी दिया हुआ है। ए बी से बोलता है कि मैं अपना घर तुम्हें 10 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूँ, परंतु यदि तुम इसे जुए खाने के प्रयोग में लोगे तो कीमत 15 लाख लगेगी। एक भाग तो तुम्हारा वैध है और दूसरा भाग अवैध है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि घर कितने में बिक सकता है? 10 लाख में। 15 लाख वाला अवैध था, कैसीनो, जुआ खाने के लिए बोला था उसने। ठीक है, तो मतलब जिसे वैधानिक भाग है वही क्या बनेगा? वैध बनेगा। क्लियर है क्या? बताओ ये वाला पॉइंट। आखिरी नियम पढ़ाने जा रही हूँ, इसका व्युत्क्रम वचन का लास्ट पॉइंट लिखो। वैकल्पिक वचन या वैकल्पिक व्युत्क्रम वचन वैकल्पिक व्युत्क्रम वचन जिसकी एक शाखा कानूनी है और एक शाखा गैर कानूनी। वैकल्पिक व्युत्क्रम वचन जिसकी एक शाखा कानूनी है और दूसरी गैर कानूनी। अब भाई वैकल्पिक, विकल्प का मतलब ऑप्शन है, इन दो में से कोई एक। एक बहुत सामान्य भाषा का उदाहरण देती हूँ। देखो, आपके घर में एक गेस्ट है, आपने उनको बोला कि गरम लोगे या ठंडा। ठीक है, चाय लोगे या ठंडा लेके आए हैं ना, तो अब उन्होंने भाई इसका मतलब क्या है? चाय अथवा कोल्ड ड्रिंक ले लो, चलो। ठीक है, क्या शब्द बीच में यूज किया आपने? मतलब इन दो में से कोई एक लाने को तैयार हो, दोनों लाने की आपकी इच्छा नहीं है। समझ आया? आपने कंजंक्शन पढ़े होंगे इंग्लिश में। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? और की, मतलब पृथक किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? आप इनमें से कोई एक ही बनाने को रेडी हो, दोनों बनाने का आपका इरादा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और कई बार बहुत रिमोट तरीके के गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, वो क्या बोलते हैं? इतनी जल्दी क्या है भगाने की? तो अभी तो हम बहुत आराम से रुकने वाले हैं, अभी तो आप चाय ले आओ, थोड़ी देर बाद में ठंडा भी चलेगा। ठीक है, तो उनकी बात तो आप छोड़ दो। नॉर्मल बात क्या कर रहे हैं भाई? अथवा शब्द प्रयोग करने का मतलब इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, यानी कि पृथक करना संभव है।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखो, सिर्फ कानूनी शाखा को ही लागू करवाया जा सकता है। लिख लो, सिर्फ कानूनी भाग को ही या कानूनी शाखा को ही प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। सिर्फ कानूनी शाखा को ही प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए और बी के बीच में अनुबंध हुआ, 100 किलो चावल अथवा अफीम की आपूर्ति हेतु। एक भाग वैध है, एक अवैध है, और वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, अथवा। इसका मतलब सिर्फ जो है चावल वाला भाग ही वैध माना जाएगा, क्योंकि पृथक करना संभव है। अब कोई बच्चा दिमाग लगा के बता दो 7 और 8th में अंतर क्या है। 7वीं में भी तो कुछ कुछ ऐसी बात की थी ना, एक भाग वैध दूसरा अवैध, है ना। यस, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा पृथक होता है या नहीं होता, और यहाँ पर हमेशा माना जाएगा कि पृथक होता है, क्योंकि शब्द क्या प्रयोग है, अथवा। विकल्प मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। इतना सा ही अंतर है पॉइंट नंबर 7 और 8 में। अब देखो सारे पॉइंट दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन के नियम देखो एक बार। पहला पॉइंट हमारा कहता था, यदि वचन ग्रहीता अपना कार्य करने में इच्छुक और तत्पर नहीं है तो वचनदाता को भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कैसे थे, जिनका निष्पादन साथ साथ करना था। पढ़ा था, ए बी के पास में माल लेके गया, बी का अगर रुपए देने का इरादा नहीं है तो ए को भी माल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ा था। दूसरा हमने बोला कि व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन का क्रम अगर दिया हुआ है तो क्रमानुसार होगा, और नहीं दिया हुआ है तो अनुबंध की प्रकृति के अनुसार होगा। पढ़ा था। तीसरा नियम, यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचन पूरा करने से रोकता है तो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ नहीं माना जाएगा। पढ़ा था। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि मेरे को किसी ने बुक लिखने के लिए बोला और बाद में मना कर दिया, तो मेरी इच्छा पर व्यर्थ नहीं है। फिर मैंने बोला सशर्त व निर्भर वचन, टेलर वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक पक्षकार कुछ करे, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले दूसरा पक्षकार कुछ करे, दूसरा नहीं करता तो पहले को भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ग्राहक कपड़ा लेकर नहीं आता, टेलर को भी कपड़ा कोट सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ा था अपन ने। फिर हमने बोला समय सार तत्व है, समय पे कार्य पूरा नहीं हुआ, अनुबंध व्यर्थ नहीं है। समय सार तत्व है, समय पे कार्य पूरा नहीं हुआ, अनुबंध व्यर्थ नहीं है। कहाँ कहाँ पे समय सार तत्व माना जाता है, जहाँ वस्तु की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, अंश है। ठीक है। फिर हमने बोला समय सार तत्व नहीं है, समय पे कार्य पूरा नहीं हुआ, आप अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकते, क्या ले सकते हो, सिर्फ हट जाने। ठीक है। कहाँ समय को सार तत्व नहीं माना जाता, अचल संपत्ति, बंधक आदि। ठीक है। फिर हमने बोला समय तो सार तत्व है, परंतु वचन ग्रहीता समय बीतने के बाद भी निष्पादन स्वीकार करने को तैयार है, तो अब क्या है, अनुबंध को समाप्त नहीं कर पाएगा, और हट जाने भी तभी मिलेंगे जब सूचना दे दी। यही था। असंभवता वाला पॉइंट हम पहले ही कवर कर चुके थे। फिर हमने बोला व्युत्क्रम वचन जिनमें एक भाग तो वैधानिक है और दूसरा भाग अवैधानिक, पृथक कर सकते हो तो वैध वाला भाग वैध बनेगा, अवैध वाला व्यर्थ। पृथक नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाएगा। लास्ट पॉइंट बोलता है वैकल्पिक वचन जिसकी एक शाखा कानूनी है तो सिर्फ कानूनी भाग को ही लागू करवाया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ मुझे। हाँ, नहीं, अचल संपत्ति में एक्चुअली क्या होता है, इतनी जल्दी उतार चढ़ाव नहीं आता। अचल संपत्ति में कीमत बहुत बड़ी होती है, करोड़ों में आ रही है, अरबों में आ रही है। सपोज करो 1-2 दिन की डिले हो गई तो इसके लिए आप अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते, हट जाने ले लो ना। 1-2 दिन में जो प्राइस में चेंजेस आए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा दूसरी पार्टी का। इस वजह से बोला गया, ये नियम बनाया गया। ये वाला टॉपिक आप सिर्फ यहाँ जो मैंने लिखवाया है उतना रीड आउट कर लेना बहुत है। यूनिट के अंदर देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमारी यूनिट वाइंड अप हुई है। एक बार पूरा बताती हूँ कि हमने इस यूनिट में पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा निष्पादन के बारे में, निष्पत्ति के बारे में।
पक्षकारों का कर्तव्य बनता है अपने अपने वचनों को पूरा करे या पूरा करने का प्रस्ताव दे, जब तक कि उसका परित्याग ना कर दिया जाए या कानून या अन्य अधिनियम के अंतर्गत क्षमा प्रदान ना कर दी जाए। मृत्यु के केस में उत्तराधिकारी करेंगे। ये सब पढ़ा था हमने। 2 प्रकार की निष्पत्ति पढ़ ली, वास्तविक निष्पादन, प्रयासित निष्पत्ति। ठीक है, प्रयासित निष्पत्ति को अस्वीकार करने के प्रभाव पड़े, वचनदाता अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और उसके अधिकारों को नहीं खोएगा और जाने की मांग कर सकता है। पढ़ा था आपने। फिर हमने पढ़ा कौन कौन वचन को पूरा कर सकता है। हमने पढ़ा कि अगर हमारा वचन व्यक्तिगत योग्यता का है, वचनदाता स्वयं करेगा, मृत्यु के बाद ये व्यर्थ हो जाएंगे, उसकी जगह कोई और नहीं कर सकता। और अगर सामान्य प्रवृत्ति का है तो फिर वचन को मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी करेंगे। जो काम आप कर सकते हो आपका प्रतिनिधि अभिकर्ता भी कर सकता है, तृतीय पक्षकार भी कर सकता है, संयुक्त वचनदाता भी कर सकता है। याद आ रहा है? फिर हमने पढ़ा तृतीय पक्षकार द्वारा निष्पादन, धारा नंबर 41 में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? यदि वचन ग्रहीता तृतीय पक्षकार से निष्पादन स्वीकार कर लेता है, उस हद तक वचनदाता अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। यद्यपि ना तो उसने वचनदाता के तृतीय पक्षकार के कार्यों की पुष्टि की थी, ना ही उसे अधिकृत किया था। याद आ रहा है? धारा 41 पढ़ी। फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे काफ़ी केस स्टडी आती है वो है तुम्हारा संयुक्त वचनदाता। धारा 42, 43, 44 तीनों पढ़ाई मैंने आपको, और इस पे केस स्टडी भी करी अपन ने। फिर पढ़ा भुगतान का विनियोजन, 59, 60, 61 3 था। भाई हमने सबसे बोला पहले कि भाई ऋण ग्रहीता की इच्छा पर, ऋण ग्रहीता नहीं बताए तो ऋणदाता की इच्छा पर, दोनों ना बताए तो जो समय में पहले प्राथमिकता देंगे, 1 दिन के हैं तो अनुपातिक रूप से। पढ़ा था, चाहे कालातीत हो या ना हो, कालबाधित हो या ना हो, इस पे भी केस स्टडी बनती है हमारी। फिर हमने बोला कौन से ऐसे अनुबंध है जिन्हें दोनों पक्षकार की सहमति से पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। नवीनीकरण, परिवर्तन, विखंडन, विमुक्ति। नवीनीकरण, परिवर्तन, विखंडन तो दिए हुए धारा 62 में। धारा 63 में आ गया तुम्हारा विमुक्ति। ठीक है, विमुक्ति में पूरा माफ़ कर दे, कुछ हिस्सा माफ़ कर दे, समय सीमा बढ़ा दे, या फिर उसकी जगह अन्य उसी कीमत की दूसरी वस्तु स्वीकार कर ले। यही पढ़ा हमने। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बीच में लिया, धारा नंबर 65। धारा 65 कहता है कि भाई व्यर्थ समझौते, व्यर्थ अनुबंध, कोई लाभ प्राप्त किया तो वापस करना पड़ेगा। याद आ रहा है? व्यर्थ नहीं है तो धारा 64 में था, उस पर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। व्यर्थ वाले पे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने आपको आईसीआई का क्वेश्चन करवाया भी था, आप याद करो। मिस्टर रिच पेंटिंग बनाने गया था, कलाकार, और उस 6th सिटिंग में उसकी डेथ हो जाती है। तो हमने कहा था ना कि उसका बेटा पूरा नहीं कर सकता और कोई अमाउंट एडवांस में दिया हुआ है तो वापस करना पड़ेगा। याद आ रहा है? तो ये हमने धारा 65 पढ़ी जिस पे क्वेश्चन आता है। बाद की असंभवता पे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट, धारा नंबर 56, कि पहले तो संभव होता है, बाद में जाके असंभव हो जाता है। कानून में परिवर्तन द्वारा, घटनाओं के घटने के द्वारा, परिस्थितियों में बदलाव के द्वारा, जैसे कानून में परिवर्तन आ गया, विषय वस्तु नष्ट हो गई, युद्ध छिड़ गया, व्यक्तिगत असक्षमता। याद आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा। और अब हमने पढ़ लिए व्युत्क्रम वचन के निष्पादन के नियम। ये हमारी पूरी यूनिट थी, यूनिट नंबर 4। तो इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं अभी एमसीसी बुकलेट से, फिर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन देखो एक बार। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। दूसरा बहुत इजी है, संयुक्त वचनदाता की बात चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया था, याद करो। बस एक करेक्शन करवाया था, इसको पी करवाया था, सी को, है ना? तो आई थिंक अपन कर चुके हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अखिलेश ने शेखर के साथ अपनी फैक्ट्री में बने 5000 थैले देने का अनुबंध किया। हड़ताल के कारण थैलों का निर्माण नहीं हो पाया। फलस्वरूप अखिलेश उपयुक्त थैले शेखर को नहीं दे पाया। निर्णय दीजिए कि क्या अखिलेश भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अपने दायित्वों से बच सकता है। भाई अखिलेश कह रहा है कि भाई मेरे फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई,
जिसकी वजह से मैं समय पे ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया, तो इसे असंभव मान लेना चाहिए और असंभवता द्वारा व्यर्थ मानना चाहिए। क्या कहना सही है या गलत है, ये पूछा गया आपसे। गलत है, एक नोट डालो, लिखो। हड़ताल हड़ताल ताला हड़ताल तालाबंदी और दंगे फसाद के कारण हड़ताल तालाबंदी और दंगे फसाद के कारण अनुबंध समाप्त नहीं होता। हड़ताल तालाबंदी और दंगे फसाद के कारण अनुबंध समाप्त नहीं होता, अनुबंध वैध माना जाएगा। अनुबंध वैध माना जाएगा। अनुबंध वैध माना जाएगा। भाई, असंभवता द्वारा व्यर्थ तभी होता है जब वो वास्तव में असंभव हो जाए। ठीक है, सिर्फ इसे आप बहाने के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते कि ये तो असंभव हो गया, व्यर्थ हो गया। पूरी तरीके से असंभव होना चाहिए। भाई, आपके वर्कर सेटिस्फाइड नहीं है आपसे, तो आपकी दिक्कत है, दूसरों की दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक है, और जगह स्ट्राइक नहीं है, हड़ताल नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरा बंदा नहीं सफ़र करेगा, वो तो आपसे हट जाने लेगा। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, धारा 56 कौन सी है, असंभवता वाली। आगे लिखा हुआ है, जब अनुबंध का निष्पादन निर्माण के पश्चात असंभव अथवा अवैधानिक हो जाए, अनुबंध शून्य हो जाता है यानी व्यर्थ हो जाता है। तो इसे आकस्मिक असंभवता यानी असंभवता जो अनुबंध के समय नहीं थी, बाद में उत्पन्न हुई है, ये माना जाता है। बाद की असंभवता बोलते हैं ना, उसी के लिए शब्द है आपका आकस्मिक असंभवता। लेकिन निष्पादन की असंभवता का एक नियम के रूप में निष्पादन ना करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। आप इसे बहाने के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति ने अनुबंध का निष्पादन करने का वचन दिया है, तो उसे अनुबंध का निष्पादन अवश्य करना चाहिए, जब तक कि वो वास्तव में असंभव ना हो जाए। एक अनुबंध वास्तव में असंभव हुआ है या नहीं हुआ, ये प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यहाँ पे दिया यही लाइन जो मैंने आपको लिखवाई थी, देखो, हड़ताल तालाबंदी दंगे फसाद की वजह से अनुबंध समाप्त नहीं होता। केस का नाम आपको याद नहीं रखना, आपके कोर्स में नहीं है, अपनी बुक में नहीं है, इसलिए अपन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इंटर की प्रैक्टिस मैनुअल से लिया था, क्योंकि ये अपनी असंभवता के टॉपिक में कवर्ड है। तो याद रहेगी चीज़, हड़ताल तालाबंदी दंगे फसाद के कारण अनुबंध समाप्त नहीं माना जाएगा, इन्हें बाद की असंभवता में नहीं लिया जाएगा। याद रहेगा। फिर आप उसके, जब वो सही हो जाए, नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, पूरा करो। समय जो है उस केस में, अगर मान लो ऐसी अगर कोई लॉजिकल कंडीशन है, तो ये माना जाएगा कि भाई यहाँ पर वो पक्षकार कुछ कर ही नहीं सकता था और दूसरे पक्षकार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परिस्थिति के हिसाब से इन्होंने बोला ना, मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। अगर सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई तो फिर नहीं होगा। मैंने बोला अगर सिर्फ उसी के वर्कर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसकी गलती है ना। भाई, आपको अपने वर्कर को सेटिस्फाइड रखना चाहिए। हड़ताल वर्ड तो सुन रखा होगा, तालाबंदी सुना हुआ था क्या? हाँ, तालाबंदी क्या होती है कि भाई जैसे कर्मचारियों को अपनी डिमांड मंगवानी होती है तो वो हड़ताल पे जाते बेटा, वैसे ही अगर नियोक्ता को अपनी मांगे पूरी करवानी है तो वो क्या करता है, अपनी फैक्ट्री पे ताला लगा देता है और क्या बोलता है, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए रोज़गार नहीं है। उसको पता है वर्कर क्लास बहुत वीक क्लास होती है, जो कमाते हैं डेली बेसिस पे वही खाते हैं, तो बोले कब तक भूखे मरेंगे, लास्ट में मेरी डिमांड्स के अकॉर्डिंग काम करने को तैयार हो जाएंगे। समझ आ रही है चीज़? तो वो तालाबंदी मतलब ताला लगा देता है, बोलता है मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए रोज़गार नहीं है। अपनी डिमांड्स को पूरी कराने का नियोक्ता के हाथ में जो औजार होता है वो तालाबंदी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई आप निष्पादन के लिए अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते, आपको निष्पादन तो करना ही पड़ेगा। प्रश्न में पूछे गए मामले में अखिलेश फैक्ट्री में हड़ताल के कारण सुपुर्दगी नहीं दे पाया, यहाँ निष्पादन की कठिनाई को आकस्मिक असंभवता नहीं माना जा सकता। अतः अखिलेश शेखर के प्रति अनुबंध का निष्पादन न करने के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार माना जाएगा। समझ आई चीज़ की नहीं आई, बताओ बेटा।
और इसमें देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। एम ने एक अनुबंध किया है एन के साथ और बाद में अनुबंध हुआ है एम एन ओ के बीच में। ए के स्थान पर ओ को अपना ऋणी मानेगा। अनुबंध के अनुसार एन एम के स्थान पर करना है इसको। एन के स्थान पर, एन एम के स्थान पर ओ को अपना ऋणी मानेगा। अब सही है। हुआ क्या ये देखो, एम ने एक अनुबंध के अंतर्गत एन को कुछ राशि देनी है। एक अनुबंध हुआ तुम्हारा एम और एन के बीच में। इस अनुबंध के अंतर्गत एम को कुछ राशि देनी है एन को। हम अब सपोज करके एग्जाम्पल से बता रही हूँ। सपोज करो ये राशि है 20,000 रुपये, जस्ट एग्जाम्पल है ना। आगे बोला एम एन ओ के बीच एक अनुबंध हुआ है जिसमें एन एम के स्थान पर ओ को अपना ऋणी माने। कुछ एक अनुबंध यहाँ पे रहा हुआ है ओ और एम के बीच में, जिसके अंदर क्या है, ओ को 20,000 रुपये देने हैं। किसको? एम को। कुछ ऐसी परिस्थिति रही है, ऐसी परिस्थिति रही है। अब क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक पक्षकार ऐड हुआ है। देखो आप पक्षकार कहाँ बदलते हैं? नवीनीकरण में। कहाँ बदलते हैं? नवीनीकरण में। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये बोल रहा है एम कि मैं ओ से लूँ फिर एन को दूँ, तो एक अनुबंध किसके बीच में करा दूँ? ठीक है। अब क्या होगा, एन जो है एम के स्थान पर ओ को अपना ऋणी मानने को तैयार है। यही हो रहा है। और भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बताइए कि क्या एन ओ से ऋण की वसूली कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि नवीनीकरण द्वारा इनके बीच नया अनुबंध बन गया है और ये पुराने अनुबंध जो थे दोनों, ये हो गए तुम्हारे समाप्त। पढ़ के देखो इसका आंसर। हाँ, एक अनुबंध का निष्पादन आवश्यक नहीं है जब पक्ष उसके स्थान पर दूसरा अनुबंध करे या उसे रद्द कर दे या उसमें परिवर्तन कर दे। धारा 62 कहती है कि यदि नवीनीकरण किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, विखंडन किया जाता है, तो आपसी सहमति से अनुबंध समाप्त हो जाता है। ठीक है। दी गई समस्या में अनुबंध का नवीनीकरण होने के कारण पुराना अनुबंध समाप्त हो गया, नया अनुबंध ओ और एन के बीच में है। पुराने दोनों अनुबंध समाप्त हो गए क्योंकि एक पक्ष का स्थान किसी तीसरे पक्षकार ने ले लिया है। इस कारण एन ओ से राशि वसूल कर सकता है। ये बना लेना, ये यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा ताकि आप बाद में भी देखो तो आपको क्वेश्चन याद रहे कि ये ओ नया पक्षकार आया कैसे। बिना किसी बात के तो ही ऋण चुकाएगा नहीं है एम का, कोई तो कारण होगा ना, इसको देने हैं पैसे, इसलिए ये मान रहा है। वैसे इजी तरीका बताऊँ आपको ये समझने का। कोई नया पक्षकार ऐड हो ना, जैसे इसमें एम और एन थे, पहले नया ऐड हो गया ओ, तो 99.9% क्वेश्चन नवीनीकरण का ही है। नया पक्षकार ऐड हुआ है ना, तो इस वजह से मैंने बताया कि इस तरीके का केस है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के दायित्व को क्यों स्वीकार करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसे किसी अनुबंध में उसे पैसे देने हैं, वरना वो उसकी जगह पेमेंट करने को कभी तैयार नहीं होगा। समझ आई बात कि नहीं आई? बताओ बेटा। ये क्वेश्चन मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि उसके बिना ये समझ नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो हम कर चुके हैं, याद आ रहा है? रोडवे डैमेज हो गया था, तो जो एडवांस लिया है वो वापस होगा, धारा 65 लगेगी। पहले तो धारा 56 लगाएंगे असंभवता द्वारा व्यर्थ, फिर लगाएंगे धारा नंबर 56 65। 56 याद रहे या ना रहे कोई बात नहीं, 65 याद रखना। व्यर्थ समझौता, व्यर्थ अनुबंध, लाभ प्राप्त किया है, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे क्या क्वेश्चंस? बताओ मुझे बेटा। यूनिट 5 हम लेने जा रहे हैं। अब एक बार क्वेरीज देख लेती हूँ। क्या है 7 8 में अंतर क्या है? वो मैंने मोनू अभी बता दिया। 7 और 8 में अंतर यही है कि भाई 7 में तो आपको देखना पड़ता है कि पृथक होता है या नहीं होता, और 8 में माना जाएगा कि हमेशा पृथक किया जा सकता है क्योंकि विकल्प होता है। ठीक है,
और कोई क्वेरी थी अभी किसकी? 5th वाला पॉइंट क्लियर हो गया था क्या तेरा? मैंने मोनू वापस पूरा रिवाइज करवाया था, हो गया था? चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं क्या यूनिट नंबर 5? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है तो आप भी पूछ सकते हो बेटा। भावना, अर्पिता, अंकित, आयुषी, एनीवन? यूनिट नंबर 4 कंप्लीट की है अपन ने, अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। ठीक है, कोई डाउट है क्या बताओ? नहीं? तो चलो फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5। ठीक है, यहीं से ले लेंगे, जहाँ से आप बोलो वहाँ से ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5, अनुबंध भंग। अनुबंध भंग, अनुबंध भंग। अनुबंध भंग जो होती है वो 2 तरीके की होती है, वास्तविक भंग और संभावित भंग। वास्तविक विखंडन भी कहते हैं, प्रत्याशित भंग या संभावित विखंडन भी कहते हैं। 2 तरीके की भंग होती है। भंग या विखंडन 2 प्रकार की होती है, या तो होती है तुम्हारी वास्तविक भंग और या होती है तुम्हारी प्रत्याशित या फिर संभावित भंग। जो भंग देय तिथि पर की जाती है उसे वास्तविक भंग कहा जाता है, और जो देय तिथि से पूर्व की जाती है, ड्यू डेट से पहले, उसे कहा जाता है प्रत्याशित या संभावित भंग। वास्तविक भंग हो चाहे प्रत्याशित भंग हो, दोनों 2 प्रकार की होती हैं, स्पष्ट और गर्भित। उदाहरण से समझते हैं हम इनको। ए और बी के बीच में एक अनुबंध हुआ जिसके अंदर ए तो पैसे दे रहा है और बी को कुछ काम करना है। बी को वो कार्य पूरा करना है 10 मार्च को। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि देय तिथि 10 मार्च है? ड्यू डेट क्या है काम करने की? 10 मार्च। 10 मार्च को कार्य पूरा करना है बी को, और ए क्या करेगा? बदले में भुगतान करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? बी जो है वो 10 मार्च को फोन करता है ए को कि भाई ये कार्य मैं नहीं कर पा रहा, तुम किसी और से करवा लो। भंग हो रही है देय तिथि पर, और स्पष्ट रूप से खुद ने फोन करके बता दिया। वास्तविक भंग स्पष्ट तरीके से। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ? वास्तविक भंग स्पष्ट तरीके से। अब दूसरा देखो, इस बार बी मुंह से कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे 10 मार्च को कार्य पूरा करना था, वो उसने नहीं किया। भाई ड्यू डेट को काम तो करना ही था ना, नहीं किया, तो आचरण द्वारा भंग हो गई कि नहीं हो गई? देय तिथि पर भंग है तो वास्तविक, और आचरण द्वारा है तो किसमें चली गई? गर्भित। वास्तविक भंग गर्भित तरीके से। वास्तविक भंग गर्भित तरीके से। अब बात करेंगे प्रत्याशित भंग की। 10 तारीख ड्यू डेट थी, 4 तारीख को फोन किया बी ने, ए को फोन करके बोला कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी और से करवा लो। देय तिथि से पहले है प्रत्याशित भंग, खुद ने बता दिया। कैसी? स्पष्ट तरीके से। प्रत्याशित भंग स्पष्ट तरीके से। अब बात करते हैं प्रत्याशित भंग गर्भित तरीके से। 2 उदाहरण देती हूँ। ए और बी की शादी होने वाली थी 20 मार्च को। 15 मार्च को बी ने सी से शादी कर ली। आचरण द्वारा है या नहीं है ये बताओ? देय तिथि से पहले है या नहीं है ये बताओ? किस में जाएगी?
प्रत्याशित भंग गर्भित तरीके से, प्रत्याशित भंग गर्भित तरीके से। एक और उदाहरण लेते हैं। एक थिएटर मैनेजर है ए, एक थिएटर मैनेजर है ए, उसने एक गायक के साथ अनुबंध किया, सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 7 डेज तक परफॉर्म करेगी। तीसरे दिन वो जो सिंगर है वो जानबूझकर अनुपस्थित हो गई। प्रत्याशित भंग गर्भित तरीके से, प्रत्याशित भंग गर्भित तरीके से। बीच में हुई है, मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ एब्सेंट हुई है ना आचरण द्वारा। प्रत्याशित भंग गर्भित तरीके से। समझ आई बात की नहीं आई ये बताओ? भंग जो है 2 तरीके की है, वास्तविक और प्रत्याशित। जो अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? प्रत्याशित भंग। इस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे। ये है तुम्हारी धारा नंबर 39 में हमें बताई जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी प्रत्याशित भंग, प्रत्याशित भंग। ये समझ आ गया? यहाँ तक नोट्स में लिखी हुई हैं चीज़ें, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। प्रत्याशित भंग धारा नंबर 39 में दी गई है। ये जो धारा 39 है इसकी लैंग्वेज जो मैंने यहाँ पे दी है बहुत अच्छे से दी हुई है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो एक बार। जब अनुबंध का एक पक्षकार, अब वो अनुबंध का एक पक्षकार कौन है लिख लेना एक बार, वचनदाता। अनुबंध का एक पक्षकार, और पक्षकार कौन है? वचनदाता। निष्पादन करने से मना कर देता है, निष्पादन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। वर्ड यूज करो, देय तिथि से पूर्व, देय तिथि से पूर्व। अनुबंध का एक पक्षकार वचनदाता देय तिथि से पूर्व अपना कार्य पूरा करने से मना कर देता है या खुद को कार्य पूरा करने में असमर्थ पाता है, तो जो दूसरा पक्षकार है, कौन सा दूसरा पक्षकार हुआ? वचनग्रहीता। उसकी इच्छा पर अनुबंध बन जाएगा व्यर्थनीय। अनुबंध व्यर्थनीय होता है तो 2 विकल्प होते हैं, याद करो। वह अनुबंध को समाप्त कर सकता है यानी कि व्यर्थ मान सकता है, या अनुबंध को आचरण या शब्दों द्वारा जारी रख सकता है यानी कि वैध बना सकता है। क्या बना सकता है? वैध बना सकता है। प्रत्याशित भंग में अनुबंध व्यर्थनीय होता है, याद रखना। प्रत्याशित भंग में अनुबंध व्यर्थनीय होता है। अब दोबारा देखो पूरी क्या लैंग्वेज बनी हमारी। जब अनुबंध का एक पक्षकार यानी कि वचनदाता देय तिथि से पूर्व कार्य पूरा करने से, निष्पादन करने से मना कर दे या खुद को असमर्थ बना ले, ठीक है, तो जो दूसरा पक्षकार है यानी कि वचनग्रहीता, उसकी इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय होता है। वो चाहे तो उसे तुरंत समाप्त कर सकता है और या फिर अपने शब्दों या आचरण द्वारा उसको जारी रख सकता है, वैध बना सकता है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो सुनो, कि अगर वो इसको जारी रखेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रत्याशित भंग संभावित विखंडन का प्रभाव। अगर एक पक्षकार वचनदाता ने अनुबंध को भंग कर दिया तो दूसरा पक्षकार यानी कि वचनग्रहीता अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। एक पक्षकार ने अनुबंध को तोड़ दिया, दूसरा पक्षकार अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और हट जाने की मांग कर सकता है। अब डिपेंड करेगा कि उसके पास क्या है। 2 विकल्प है बेटा। कौन कौन से 2 विकल्प है वो देखो। पहला विकल्प तो ये कहता है उसका कि अनुबंध को तुरंत समाप्त मान ले और हट जाने मांग ले। भाई 2 विकल्प थे, या तो घोषित कर दे व्यर्थ, या क्या मान ले? वैध। व्यर्थनीय है ना अनुबंध, तो भाई एक तो तुरंत समाप्त कर सकता है और हट जाने की मांग ले कर सकता है। जैसे मान लो 3 मार्च को, 3 नहीं अपन ने 4 ली थी ना एग्जाम्पल में, तो 4 ही लेते हैं। अगर 4 मार्च को वो सिंगर नहीं आई,
या कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, तुरंत ही अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है और हट जाने की मांग की जा सकती है। हट जाने को कैसे गणना की जाती है? हट जाने की गणना की जाती है बाजार मूल्य व अनुबंध मूल्य में अंतर। बाजार मूल्य और अनुबंध मूल्य में अंतर। जैसे मैं उदाहरण से समझाती हूँ। मैंने दुकान पे गई और मैंने बात की कि मैं 2 महीने बाद आपकी दुकान से चीनी खरीदूंगी, ठीक है, और मैं खरीदूंगी किस रेट पे? 30 रुपए की रेट पे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं खरीदने गई नहीं, अनुबंध हो गया भंग, और मार्केट में उसकी रेट हो गई 25 रुपए। तो दुकानदार मुझसे हर्जाना ही तो लेगा, कैसे निकालेगा? बाजार मूल्य अनुबंध मूल्य का अंतर 5 रुपए। 30 में बात हुई थी, मार्केट प्राइस डाउन होकर के कितना हो गया? 25। क्या हर्जाने लेगा? 5 रुपए, ठीक है। तो अब बाजार मूल्य अनुबंध मूल्य में अंतर के हिसाब से हर्जाने लिए जा सकते हैं। तो बाजार मूल्य जो लूंगी वो कौन सी तारीख का लूंगी? 4 मार्च, क्योंकि मैं तुरंत अनुबंध को समाप्त मान रही हूँ ना। तो बाजार मूल्य लिया जाएगा वो कौन सी डेट का होगा? 4 मार्च का। बढ़ गया तो बेटा सोच के देखो, वो खुद आके लेगा, वो कहेगा मुझे दे दो सुपुर्दगी। सोचो, अगर भाई 30 रुपए की चीनी है और मुझे जो है ना उसकी कीमत बढ़ के बाजार में हो गई 35 रुपए, तो मैं मना करूंगी क्या लेने से? मैं तो आगे जाके बोलूंगी कि भाई चीनी मुझे दे दो, तुमसे लेकर के मुझे बेचने में 5 रुपए का प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट कमाना तो सभी को अच्छा लगेगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पहला विकल्प क्या है? तुरंत समाप्त कर लो और जाने ले लो। दूसरा विकल्प क्या है? अनुबंध को जिंदा रखो, क्रियाशील मानो और देय तिथि का इंतजार करो, जारी रखो, देय तिथि का इंतजार करो। देय तिथि अपने एग्जाम्पल में क्या है? 10 मार्च। भाई क्या पता पूरा कर दे, आज नहीं आई तो क्या हुआ, क्या पता कल आ जाए, परसों आ जाए। तो आपने क्या किया? अनुबंध को क्रियाशील रखा, देय तिथि का इंतजार किया। भाई आपके डिपेंड करता है कि आपने क्या किया। आपने उसी दिन समाप्त कर दिया तो उस रेट के हिसाब से आपको हर्जाने मिलेंगे जो 4 मार्च को चल रही है। पर अगर आपने इंतजार किया किसका? देय तिथि का, 10 मार्च का, कि क्या पता बंदा पूरा कर दे। अब 10 मार्च को भी पूरा नहीं कर रहा तो आप हर्जाने लोगे। हर्जाने क्या लोगे? बाजार मूल्य अनुबंध मूल्य का अंतर। तो बाजार मूल्य इस बार कौन सा लोगे? जो 10 मार्च को चल रहा है, जो 10 मार्च को चल रहा है, क्योंकि आपने क्या किया? आपने इंतजार किया है, क्या पता बंदा पूरा कर दे, और उसके बाद आप हर्जाने ले रहे हो। इस बार बाजार मूल्य कौन सा? 10 मार्च वाला। और अगर सपोज करो 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में कोई बाद की असंभवता घट गई, युद्ध छिड़ गया, व्यक्तिगत असक्षमता, कानून में परिवर्तन आ गया, याद आ रहा है चीजें, विषय वस्तु नष्ट हो गई, अब असंभवता द्वारा अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा, अब वचन ग्रहीता को कोई उपचार नहीं मिलेगा। तो बेटर क्या है? जब मना करे उसी समय उसे क्या करो? समाप्त मान लो। अगर आप उसे एक्स्ट्रा टाइम देते हो और बीच में कोई आ गई बाद की असंभवता, तो अनुबंध असंभवता द्वारा व्यर्थ हो जाएगा, अब वचन ग्रहीता को कोई उपचार नहीं मिलेगा। दोबारा सुनो पूरी की पूरा धारा 39 क्या कहती है, ठीक है। अनुबंध का एक पक्षकार यानी कि वचनदाता देय तिथि से पहले अपने कार्य को पूरा करने से, निष्पादन करने से मना कर दे या स्वयं को असमर्थ बताए, ठीक है, तो दूसरा पक्षकार यानी वचन ग्रहीता तुरंत अनुबंध को समाप्त कर सकता है या फिर अपने शब्दों या आचरण द्वारा उसे जारी रख सकता है। यदि प्रत्याशित भंग की जाएगी तो वचन ग्रहीता के पास 2 विकल्प आ जाएंगे। पहला, वह तुरंत इसे समाप्त करके हर्जाने की मांग कर सकता है, व्यर्थ मान लो। दूसरा, कि वह इस अनुबंध को क्रियाशील मान सकता है, जारी मान सकता है, देय तिथि का इंतजार कर सकता है कि देय तिथि को भी कार्य पूरा नहीं किया तो मैं हर्जाने लूंगा, तो मैं हर्जाने लूंगा, ठीक है। अब देय तिथि पे भी काम नहीं हुआ तो ये हर्जाने ले लेगा। परंतु यदि बीच में कोई बात की असंभवता घट गई तो अनुबंध असंभवता द्वारा व्यर्थ हो जाएगा, अब वचन ग्रहीता को कोई उपचार या हर्जाने नहीं मिलेंगे। याद रहेगी क्या चीज? बताओ बेटा, ठीक है। तो आज हमने इसे सिर्फ समझा है, कल हम आईसीआई से भी लेंगे इसको और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाइए मैंने आपको। हाँ हाँ, तो अब उसकी इच्छा पर है। अगर वो 2 दिन बीच में नहीं आई तभी उससे पहले भी वो समाप्त कर सकता था।
भाई जिस दिन नहीं आई उसी दिन समाप्त कर दो। और या फिर आप क्या करो कि भाई 2 दिन बीच में नहीं आई उसके लिए मैं पैसे काटूंगा, हट जाने लूँगा, और नेक्स्ट डे आई है, चलो अपना काम करो। हाँ, आई ही नहीं, ठीक है। वो उससे पहले वो क्या करेगा, 3 दिन के पैसे उसको देने से पहले जो उसको नुकसान हुआ है उसको सेटल करेगा। तेरी वजह से मेरे इतने कस्टमर चले गए, इतनी टिकट के पैसे लग गए, उनको सेटल करने के बाद कुछ बचा तो देंगे। एडजस्ट तो करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ भाई, डिपेंड करेंगे ना नुकसान कितने का हुआ है हमें। वचन ग्रहीता वचन से मुक्त हो जाएगा। भाई एक पक्षकार ने अनुबंध को तोड़ दिया तो दूसरे को भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, हट जाने ले लो। ठीक है, डिटेल में कल देखते हैं एक बार। निष्पादन, निष्पत्ति वर्ड का मतलब है निष्पादन। बुक का पीडीएफ आपके पास नहीं है? कौन सी बुक की बात कर रहे हो सचिन, बताना मुझे। एमसीसी बुक की बात कर रहे हो या आईसीआई की बात कर रहे हो? हट जाने की मांग कौन करेगा? सिंगर थोड़ी ना करेगी बेटा, उसकी तो गलती है मोनू, थिएटर मैनेजर करेगा। मैम अगर कोई केस स्टडी में 2 धारा के क्वेश्चन आए तो कैसे करें? बेटा आपको दोनों धाराएं मेंशन करनी पड़ेगी, जैसा हमने अभी वो पढ़ा था ना एक्स वाई वाला क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में, उसमें धारा 56 भी लग रही थी, 65 भी लग रही थी। आईसीआई का सचिन मुझे है ना मैसेज करना एक बार, तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, व्हाट्सअप कर देना मेरे को, मैं सेंड कर दूंगी आपको, क्योंकि मुझे पता नहीं ऐप पे इतना बड़ा पीडीएफ जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, तो आप मुझको मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। और किसी की कोई क्वेरी है बेटा, बताओ। एनीवन? अर्शिता, भावना? ठीक है, तो चलो बेटा आगे कल कंटिन्यू करेंगे।